ऐतिहासिक होगा नहीं होगा इसे लेकर ही बहस छिड़ गया है। पहले तो हमने आपसे कहा कि वो उस घंटे के साथ हम शुरुआत करेंगे, तो हम उस घंटे के साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी ऐतिहासिक, पर ऐतिहासिक क्यों? निसंकोच ऐतिहासिक। मैं समझता हूं कभी भी इस देश ने कल्पना नहीं की थी 17 टैक्स 33 सेसेस मिलके सिर्फ एक टैक्स। कभी इस देश ने कल्पना नहीं की थी कि देश के 29 राज्य और केंद्र सरकार सर्वसम्मति से इतना बड़ा परिवर्तन एक साथ मिलके यूनानिमस डिसीजन लेके 17 मीटिंग्स हो चुकी थी अभी तक। 17 मीटिंग्स में हर एक निर्णय पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से। ऐसा हमने तो कभी, मेरे ख्याल से इस देश में कभी देखा ही नहीं 70 वर्षों की राजनीति में। जो जीएसटी का नेटवर्क बना है, जो पूरी टेक्नोलॉजी बैकबोन है, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने सरल सिस्टम बनाया है, जिसमें कोई भी सामान्य से सामान्य आदमी को भी सरलता से अपना डेटा बनाना, रिकॉर्ड रखना, टैक्स भरने की व्यवस्था की है। मैं कहूँ, मैं तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद मेरी कल्पना के एकदम बाहर था कि इतना सरल सिस्टम और ऐसा सिस्टम जिसमें ईमानदारी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आपको ईमानदार व्यवस्था से ही जुड़ना पड़ेगा। इसमें इतने सारे पहलू हैं जिससे मैं समझता हूं आगे चल के टैक्सेस भी कम होंगे। जब टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू ब्यूएंसी आएगी तो टैक्स के रेट्स भी कम हो सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जब सभी लोगों को ईमानदार टैक्स व्यवस्था में हम ला पाएंगे तो जो व्यापार होगा, जो कंपटीशन होगा, वो इस आधार पे नहीं होगा कि आप टैक्स की कितनी चोरी कर सकते हो। वो आपके सामान की गुणवत्ता, आपकी सेवा की प्रणाली, इस पे वास्तव में कंपटीशन आगे की व्यवस्था में मैं देख रहा हूं। और एक देश जिसका एक प्रकार से सोच ऐसी सी हो गई थी कि यहां बिना चोरी करे, बिना टैक्स को अवॉइड करे व्यापार ही नहीं हो सकता है। एक देश जहां पे लोग परेशान, मैं स्वयं एक उद्योग चलाता था। उद्योग में हमारे सेल्स टैक्स, उस जमाने में सेल्स टैक्स था, फिर वैट हुआ, उसके रिकॉर्ड्स अलग बनते थे, एक्साइज ड्यूटी के रिकॉर्ड्स अलग बनते थे, सर्विस टैक्स के रिकॉर्ड्स अलग बनते थे। मैं नवी मुंबई में था तो वहां पे तो एक एंट्री टैक्स भी लगता था। अब ऐसे अन्य अन्य रिकॉर्ड्स अलग अलग होने के कारण इतनी परेशानी होती थी उद्योग चलाने में, व्यापार करने में। इन सब से व्यापारी को, उद्योगपति को, उद्यमी को एक परमानेंट रिलीफ देने का ये एक ऐतिहासिक निर्णय मैं पूरे जीएसटी काउंसिल, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, वित्त मंत्री और सभी राज्यों की सरकारों को, उनके मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना एकजुट होके जो ये परिवर्तन में सब लोग सम्मिलित हुए, ये वास्तव में ऐतिहासिक है। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि परिवर्तन में तो सब सम्मिलित रहे, लेकिन आज आपके साथ उस कथित इतिहास का हिस्सा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है? मुझे लगता है आज भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, अभी अभी वित्त मंत्री आए होंगे, उन्होंने बताया होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दुर्भाग्य से ऑन अ फ्यू ओकेजन्स पॉलिटिक्स ओवरटेक्स इकोनॉमिक्स। सांकेतिक विरोध है? मुझे लगता है ये विरोध नहीं है, शायद कुछ गलत फहमियां, और शायद पूरी पार्टी में भी नहीं होगी, कुछ एक आध दो लोगों में कुछ गलत फहमियों के कारण वो लोग निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। पर वैसे तो पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने तो बहुत खुशी जाहिर की थी और कहा था मैं जरूर आऊंगा। मुझे लगता है देवेगौड़ा जी तो आ ही रहे हैं। कई दल के नेताओं ने कंफर्म किया है कि वो आने वाले हैं। कुछ दो चार दल के नेता नहीं आएंगे तो उससे कोई कार्यक्रम की गरिमा या कार्यक्रम की शोभा, या जो एक पूरे देश में आज हर्ष और उल्लास से देश की नई आर्थिक आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर लोगों में संकेत जाएगा कि पता नहीं ये दोहरे मापदंड कैसे हैं कि भाई जीएसटी काउंसिल में तो सब सर्वसम्मति से फैसले हो रहे हैं। 6 सरकारें तो कांग्रेस की है, 6 मंत्री हमारे तो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि, 6 प्रतिनिधि कांग्रेस की सरकारों के हैं। तो मैं समझता हूं ये देश हित में निर्णय लिया गया है
वो मुख्यमंत्री, उनके प्रतिनिधि भी समझते हैं ये देश हित में लिया गया है। और हम तो बड़े खुले दिल से इसमें सभी को सम्मिलित कर रहे हैं कि इसकी कोई हम पॉलिटिकल राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। एक ऐतिहासिक फैसला जो गरीब और सामान्य उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किया जा रहा है। मल्टीपल टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस से बचेंगे। उद्योग करने के लोग टैक्स डिपार्टमेंट की हैरेसमेंट छोड़ के उद्योग में समय ज्यादा दे पाएंगे। हर एक प्रकार से ये देश हित में। दुर्भाग्य है कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, पर जैसे वैट पे हुआ था शुरू में कुछ लोगों को लगता था कि ये होगा वो होगा, बाद में सभी ने स्वागत किया, सभी जुड़ गए। ऐसे ही ये भी ऐसी चीज है जिसमें राज्य सरकारें तो सब लगी हैं इस काम को करने में, कुछ नेता शायद अभी तक गलत फहमियों में। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है पीयूष जी कि जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुनहरा है, और कल जब सोकर उठेंगे तो एक ऐसे दिन से मुलाकात होगी जिसकी कल्पना नहीं की थी किसी ने। और जब किसी विरोधी दल से बात करते हैं तो वो एक ऐसी तस्वीर सामने रखते हैं जिससे डर लगता है कि अरे कल से सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो ये बीच की लकीर कहाँ से जा रही है? देखिए, आप लॉजिकली सोचिए, अगर सब कुछ महंगा होने वाला होता और यही विरोधी दल के नेता भी उस जीएसटी काउंसिल में बैठे और उन्होंने सर्वसम्मति से सब निर्णय लिए, तो क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी जितनी राज्य सरकारें हैं और उनके प्रतिनिधि हैं वो बेवकूफ है या नासमझ है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या लॉजिकल उनका क्या थिंकिंग है। अच्छा, महंगाई का कुछ विदेश के देशों में ये संकेत मिला कि वहां पे महंगाई शुरू में हुई, उसके लिए भी इस जीएसटी काउंसिल ने, और उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हर निर्णय में शामिल हैं, ये एंटी प्रॉफिटेरिंग के प्रावधान लगाए कि इनपुट क्रेडिट ईमानदारी से आगे पास ऑन हो उपभोक्ताओं को। स्वाभाविक है कि जब मल्टीपल टैक्सेस हर स्टेज पे लगते थे पहले और उसका रिफंड पूरे तरीके से नहीं मिलता था, अब वो सब आपको पास थ्रू होगा, आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, तो बड़ा लॉजिकल और स्वाभाविक है कि दाम तो उल्टे कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। लेकिन क्या शुरुआत में एक आशंका है? अगर शुरुआत में ऐसी कुछ गलत खबरें आई तो एक तो कंप्यूटर सिस्टम ऐसा बढ़िया बनाया हुआ है कि उसमें भी ट्रिगर्स होंगे जो बताएंगे कि अगर कोई चीज की महंगाई बढ़ रही है, अनाप शनाप कोई गलत काम हो रहा है। आप मीडिया के हमारे भाई बहन भी जरूर सतर्क रहेंगे, हमारे ऊपर निगरानी रखेंगे, व्यवस्था पे निगरानी रखेंगे। और मेरे ख्याल से जब भी कोई इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत तकलीफें शुरू में तो हम सब सहन करते हैं। मैं इसके बारे में कई बार एक उदाहरण से समझाता हूं लोगों को कि जब तैरना सीखना हो तो हम कितना भी तट के ऊपर खड़े हुए बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ये वो कोई हमें सिखा दे, कितनी ट्रेनिंग ले लें, कितनी उसके लिए परफेक्ट अपना पोस्चर बना लें, सब कर लें, पर जब तक पानी में एक बार कूदेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीख सकते। और एक बार कूदने के बाद ये नक्की है कि एक आध दो बार तो पानी नाक में जाएगा ही, लेकिन क्या उससे लोगों ने तैरना बंद कर दिया? लेकिन कितना पानी नाक में जाने वाला है अभी? मेरे ख्याल से यही इस जीएसटी काउंसिल ने सुनिश्चित किया है कि लोगों को तकलीफ नहीं आए। जीएसटी काउंसिल का लाभ यह है कि इसमें सबका इक्वल वोट है। लगभग देश के सभी राजनीतिक दल किधर ना किधर राज्य में हैं या पहले राज्य में रहे। आखिर ये जीएसटी काउंसिल की प्रक्रिया तो कई वर्षों से चल रही है। साथ ही साथ आप जब असेंबलीज और सेंट्रल लोकसभा राज्यसभा देखें तो कोई पार्टी राज्य में सरकार में ना भी हो तो भी उनके प्रतिनिधि किधर ना किधर तो शायद एमपी एमएलए हैं, जो इतने भी नहीं है तो उनके तो आवाज की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। और उन सब ने भी सर्वसम्मति से इनके सब कानून को पारित किया है। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में जब इतिहास भारत का कोई पढ़ेगा तो ये देखेगा कि ये एक ऐसा निर्णय था जो इस देश ने मिलजुल के समझ के कि जनता का हित है, इसमें देश का हित है, देश को एक ईमानदार व्यवस्था की तरफ लेके जाने का भारी भरकम कदम है, तो उस इतिहास में इसका तो बहुत प्रमुख रोल रहेगा। पर अगर सब कुछ अच्छा है और सब कुछ सरल है उससे भी बढ़कर, तो ये प्रोटेस्ट हम क्यों देख रहे हैं? क्यों कारोबारी कुछ है, आशंकित हैं? वो कपड़ा वालों को क्या दिक्कत है? आप मिले भी थे उन लोगों से, क्या एड्रेस हो पाई हैं उनकी दिक्कतें? देखिए, कुछ लोग मेरे पास भी आए हैं, अधिकांश लोगों ने वित्त मंत्री जी से भी बात की है। इसमें दो तीन प्रकार की चीजें हैं और ये आप अगर पुरानी व्यवस्था देखें तो थोड़ा मैं इतिहास में जाना चाहूंगा। पुरानी व्यवस्था में तीन प्रकार के लोग थे। एक थे जिनको इच्छा नहीं थी गलत काम करने की,
लेकिन वो हालात के मारे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार था, कुछ हैरेसमेंट होता था, किधर ना किधर खर्चे ऐसे अनाप शनाप होते थे जिसकी वजह से लोगों को हालात के कारण गलत काम करना पड़ता। कभी ऐसा होता था कि 10 दुकानें हैं, 2 दुकानें चोरी करती हैं टैक्स की, 8 ईमानदार हैं, लेकिन क्योंकि वो 2 चोरी करती हैं, इनको 8 को या तो चोरी करनी पड़ती थी उनके साथ compete करने के लिए, या दुकान बंद करनी पड़ती थी। आखिर जो चोरी करता है उसका सामान सस्ता हो जाता था, अनफेयर कंपटीशन थी। तो ये हालात के मारे लोग थे। एक दूसरे लोग थे जिनके खून में ही था कि हमको तो चोरी करनी है, हमको टैक्स नहीं भरना है। एक है ऐसा बड़ा वर्ग जो सोचते हैं हमारी कमाई है, हम टैक्स क्यों भरें। और एक तीसरा वर्ग था, शायद इग्नोरेंट था कई कानूनी प्रावधान वगैरह के। समझो सेल्स टैक्स में 7.5 या 10 लाख तक टैक्स नहीं लगना है, उसको ध्यान नहीं आया कि मेरा टर्नओवर 11 लाख हो गया। जैसे एक मुंबई का एग्जाम्पल देता हूं, एक डोसे वाला था जिसने ठेला लगाया डोसे का, बड़ा स्वादिष्ट था घाटकोपर में। आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते व्यापार बढ़ गया। पीछे इनकम टैक्स ने जब चेकिंग की, उसके यहाँ 1 महीना वॉच किया तो कैलकुलेट किया 200 रुपए के रोज 250 या 300 डोसे बेचता है, तो मल्टीप्लाई किया तो पता चला 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। हो सकता है इग्नोरेंट होगा कि अभी इतनी कमाई कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई टैक्स का भी है। अब इन सब लोगों को एक मौका मिला है कि अब पुरानी व्यवस्था से खत्म करें, ईमानदार व्यवस्था में आए। जो अनफेयर कंपटीशन होता था उनको इसलिए राहत मिलेगी कि ये नेटवर्क इतना बढ़िया बना है कि आप किधर ना किधर पकड़े जाओगे। पहले क्या था, एक्साइज में पकड़े गए, आप सुलटा बुलटा के अपना खत्म करो और आगे काम करते रहो। सेल्स टैक्स में पकड़े गए, उससे सॉर्ट आउट कर लो। ऑक्ट्रॉय नाका पे पकड़े गए, सॉर्ट आउट कर लो। अब ये सिस्टम सब जगह से एक ही नेटवर्क में जा रहा है, तो अगर आपने किधर भी चेन को ब्रेक किया तो ट्रिगर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि यहां पे गुड्स बिके हैं पर उस पर टैक्स नहीं भरा गया। ये आस्ते आस्ते शायद कई लोगों के ध्यान में आ रहा है कि अब चोरी करने का साधन लगभग असंभव होते जाएगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसके कारण थोड़े कुछ लोग इसके कारण भी अस्वस्थ हैं। जो लोगों के इच्छा ही थी कि हमको तो चोरी करनी है, वो तो ज्यादा अस्वस्थ है, क्योंकि अब उनको ध्यान में आ रहा है कि ये व्यवस्था, क्योंकि एक नेटवर्क में ट्रांसपोर्टर भी, सर्विस प्रोवाइड, आखिर एक ट्रक अगर रोज डीजल खरीद के 4 बार ऊपर नीचे हो रहा है तो पहले की तरह नहीं होगा कि आप ट्रक की रिसीट बनाओ, डेस्टिनेशन पहुंच जाओ, किधर किसने चेक नहीं किया तो फाड़ के फेंक दो, नंबर 2 की ट्रांजैक्शन हो गई। आखिर वो डीजल खरीदेगा तो भी सामने आ जाएगा कि कोई मूर्ख तो नहीं हो सकता अप एंड डाउन ट्रक कर रहा है बिना कोई माल के, तो ध्यान में आएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो अब ये लोगों के ध्यान में आ गया है कि अब ये गड़बड़ करने की संभावना खत्म हो गई है। तो एक तो ये वर्ग है जो कुछ अस्वस्थ होने के कारण, जैसे कपड़ा बाजार में कुछ लोग तो ये कह रहे थे बस हमारे को सेल्स रिकॉर्ड रखना ही ना पड़े। अरे रिकॉर्ड रखने में क्या है, ज्वेलर्स ने भी ये किया था 1 साल पहले, बहुत कोशिश की एक्साइज ड्यूटी ना लगे, तब भी मैंने काफी चर्चा विचार विमर्श किया था, सरकार डट के खड़ी रही। सब लोग ये कहते थे हम टैक्स देने को तैयार है पर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, हमारे को हैरेसमेंट का डर है। मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया कि किसी को हैरेसमेंट होगी मुझे डायरेक्ट फोन करना, सब एसोसिएशंस को दिया। 1 वर्ष हो गया, 1 फोन नहीं आया, 1 वर्ष में 1 फोन नहीं आया। तो मेरे ख्याल से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, कोई हैरेसमेंट की कल्पना भी नहीं है, होगी भी नहीं। होगी तो अपने लोकल जनप्रतिनिधि को पकड़िए, हमें कांटेक्ट करिए, अधिकारियों में सीनियर लोगों के पास जाइए। हम चाहते हैं कि एक ईमानदार व्यवस्था हो। कपड़ा बाजार में 1-2 ऐसे इश्यूज है जिसमें मैं समझता हूं विचार किया भी जा सकता है। एक था कि शायद कुछ इंपोर्ट गुड्स पे सहूलियत ज्यादा हो जाएगी, वो सस्ते हो सकते हैं, तो ऐसी बात तो चर्चा करी जा सकती है। मेरे साथ चर्चा की, मैंने कहा कि इस बात में मुझे प्राइमा फेसी कुछ दम लगता है, पर यह निर्णय मैं नहीं ले सकता हूं, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री नहीं ले सकते, सिर्फ जीएसटी काउंसिल। हमने हमारे पूरे अधिकार जीएसटी काउंसिल को दे दिए। तो जीएसटी काउंसिल की एक फिटमेंट कमेटी है, उसके समक्ष आपकी मीटिंग करा देंगे। जीएसटी काउंसिल आपकी चीज को पूरी अच्छी तरीके से देख लेगा। जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, सो दैट कंपटीशन में फिर एक बार इंपोर्ट नहीं आपके कोई तकलीफ दे सके। कुछ एक लोगों को था कि हमारा इनपुट क्रेडिट हम पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, छोटे व्यापारी। ये तो चर्चा विचार विमर्श करके जीएसटी काउंसिल कभी भी इस पे, आखिर हम भी तो इसी देश के लोग हैं, आप ही लोगों के जनप्रतिनिधि हैं,
तो विचार विमर्श करके उसको सुधारा जा सकता है। अगर कोई तत्व निकला, अगर निकला कि पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, आज भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, नुकसान नेट आपके बोझ पे ऊपर नहीं आया, तो फिर हम आपको समझा देंगे। आप समझना, अगर आप हमें समझा पाए तो जरूर जीएसटी काउंसिल उस पर पर्याप्त निर्णय लेगी। तो ऐसे विषय तो आते रहेंगे। मैंने पावर सेक्टर से भी चर्चा की, 4 घंटे की मीटिंग पूरे पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल और माइन सेक्टर के साथ। 2 विषय ऐसे निकले जो मुझे लगा ये जीएसटी काउंसिल तक पहुंचने लायक है। 4 घंटे के बाद मैंने उन सबको आश्वस्त किया कि जीएसटी काउंसिल में हम ये रखेंगे, और सब बड़े संतुष्ट होके गए। तो मुझे लगता है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दे से इन इंग्लिश, अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ओनली अंटिल अ सोल्यूशन इज फाउंड, एंड वी आर आफ्टर ऑल अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, सो सॉल्यूशंस कैन बी फाउंड। ओनली आई कैन नॉट फाइंड दैट सोल्यूशन अलोन, जीएसटी काउंसिल विल फाइंड दैट सोल्यूशन। ये मनीष सिसोदिया आए थे दिन में हमारे इसी मंच पर, उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन है कि जीएसटी, हालांकि उन्होंने तारीफ की, कहा लॉन्ग ओवरड्यू, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि इससे ग्रे मार्केट जो है वो बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से ये कहा है लेकिन इस पर कुछ किया नहीं जा रहा है। तो हम ये समझना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उस बात में कई लोगों को दम लगा, क्योंकि दूसरा तर्क हमें अभी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो अभी तक 1100 का पंखा खरीदता था वो खरीदने जाए तो उसे 1300 का दिखे, तो वो बिना बिल के उसे 900 का खरीदना चाहेगा। क्या ये सही है? पहली बात तो 1100 को 1300 होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी कमी लगती है मुझे, क्योंकि आज जो 1100 का पंखा है इसमें जो अलग अलग लेवल पे टैक्सेस लगते हैं उसका क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है बेचते वक्त। तो पहली बात तो वो क्रेडिट मिलने से तो कोई दाम बढ़ेगा नहीं, कम होगा। हाँ, ये जरूर है कि आज दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जिसकी जानकारी यहाँ पता नहीं आपको भी होगी और शायद कई लोगों को यहाँ पे रूम में भी होगी, जहाँ पे पूरा व्यापार नंबर 2 का होता है। वहाँ शायद सस्ता मिलता होगा क्योंकि टैक्स पे करने की आदत ही नहीं है लोगों को। अगर टैक्स पे करना पड़ेगा और बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ वो तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो टैक्स अल्टीमेटली दिल्ली सरकार को ही मिलेगा, उसका अधिकांश अंश 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, जो सेंटर को 50% मिलता है उसका भी सीधा 42% स्टेट को मिलता है डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स में। 58 जो रह जाता है उसमें भी कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट के पास ही जाता है। तो अगर 100 रुपए टैक्स कलेक्ट होते हैं तो मेरा तो अंदाजा है कि 85 रुपए सीधा राज्य सरकार को मिलते हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। अब राज्य सरकारें अगर जनहित का काम करना चाहें, गरीबों के जीवन में सुधार लाना चाहें, बिजली पहुंचाना चाहें, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहें, तो उनके हाथ में अगर 100-200 रुपए ज्यादा आते हैं क्योंकि लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, तो मैं समझता हूं तो देश हित ही हुआ ना। आखिर इस देश की ये देश है भारत, जिसमें एक अपील पे माननीय प्रधानमंत्री जी के 1.25 करोड़ लोगों ने अपने एलपीजी की गैस सब्सिडी छोड़ी। जिस सब्सिडी छोड़ने से किसी गरीब महिला बहन के यहाँ पे मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देके उसके चूल्हे से उसको राहत पहुंचाई गई। तो आखिर क्या आपको मुझे संतुष्टि नहीं है कि हमारे एक छोटे कदम से हमारी वो सब्सिडी शायद हमारे लिए बहुत अहमियत ना रखती हो, लेकिन जिस गरीब के घर में वो एलपीजी गई, कनेक्शन गया, उसके लिए तो बहुत अहमियत रखता है। तो मैं समझता हूं, मैं सभी से अपील करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बिना बिल आपको बेचना चाहे तो आप उस पर रोकिए, आप उसको कहिए कि भाई मुझे तो बिल चाहिए, पक्का चाहिए। लोगों में अवेयरनेस आए कि बिना बिल के व्यापार देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, इसका सीधा भुगतान एक गरीब के पेट पे लात मारने जैसा है। और मैं एक और चीज कहूंगा कि ये नेटवर्क ऐसा है कि आखिर किसी ने तो उसको सेल किया, उस दुकानदार को पंखा, तो दुकानदार के जब सेल किया तो उसके परचेज में ऑटोमेटिकली परचेज बॉक्स में जाके वो आ गया कि ये सेल हुई है। अगर वो आगे सेल नहीं दिखाएगा तो भी जीएसटी नेटवर्क में पकड़ा जाएगा। तो जरूर ये फर्क पड़ेगा कि जो ग्रे मार्केट पहले था वो बंद हो जाएगा। जो माननीय सिसोदिया जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं ये शायद कुछ समझ के अभाव में उन्होंने कुछ उल्टा ही बोला है। जो एक्चुअल सिचुएशन है उसका पूरा 360 डिग्री उल्टा बोला है उन्होंने। आपने एलपीजी का जिक्र किया, मैं यहाँ पर नोटबंदी का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि नोटबंदी भी पूरी दुनिया में जहां जहां हुआ वहां दिखा कि सरकारें गिर गई।
यहां पर उस नोटबंदी के साथ आम जनता खड़ी हुई, सफलता का बहुत बड़ा श्रेय जनता को जाता है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि कुछ दिनों की दिक्कत है, उन्होंने तारीख दी और कहा कि तब तक ऐसे धीरे धीरे ये होगा। जीएसटी के मामले में क्या कल की सुबह एक अचानक एक बहुत सुनहरी सुबह लेकर आएगी? क्या इसके बदलाव को महसूस करते करते हमें समय लगेगा? क्या हमें कुछ दिक्कतों के लिए तैयार रहना है? जब सूरज का उदय होता है तो आस्ते आस्ते ही उदय होता है। पहले उसका एक छोटा आपको हिस्सा दिखता है, फिर बढ़ते 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 जब वो ऊपर पहुंचता है तब सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देता है। तो इसी प्रकार से जीएसटी भी जब इतना बड़ा परिवर्तन है, एक सोच बदलने की आवश्यकता है पूरे देश की। आप सोचिए 125 करोड़ का देश, विश्व में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतना बड़ा परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन का एक भी मिसाल विश्व के इतिहास में नहीं है। जब इतना बड़ा परिवर्तन इस जीएसटी काउंसिल और सब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर किया है, तो मैं समझता हूं स्वाभाविक है कुछ दिन लगेंगे लोगों को समझने में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा मुश्किल है, इतना सरल सिस्टम बनाया है। भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, 37 रिटर्न फलाना ढिमका, इसमें कोई तत्व नहीं है। एक्चुअली एक भी रिटर्न नहीं है। मैंने तो पहले देखा नहीं था, रिसेंटली स्टडी किया, क्योंकि जब ये रोज सुनते थे 37 रिटर्न, जब मैंने पता लगाया तो मैं अपने पुराने दिन याद करता हूं जब हम हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रिटर्न भरते थे, उसके निस्बत आज तो एक भी रिटर्न नहीं है। आपको तो अपना सेल्स रजिस्टर एंटर करना है, जो जिसको आप सामान बेच रहे हो उसका नाम, उसका नंबर, जीएसटी नंबर और कितने का सामान बेचा, उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, आपको बस इतना लिखते जाना है। कंप्यूटर में भी मत लिखो, बही खाते में लिख दो। 10 तारीख के पहले अगले महीने जाके उसको एक चाहे कॉल सेंटर में ही अपलोड कर दो, जिसके लिए हम पूरे देश में हर जगह सेवा केंद्र खोल रहे हैं। आप उधर ही जाके उनको दे के उसको लोड करा सकते हो, कोई इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका परचेज रजिस्टर भी स्ट्रेट कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक आएगा। उसमें कुछ गलतियां होंगी तो आप उसको सुधार कर सकते हो खुद ही, या फोन करके जिसने आपको बेचा कुछ उसको बोल सकते हो आपने एंट्री नहीं की होगी, मेरे परचेज में दिख नहीं रहा है। और आगे चल के तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का खेल हो जाएगा। कोई 18-19 साल के बच्चा जाके सेल्स रजिस्टर, तो मैंने भी लिखा है जब मैं 16-17 साल का था, इतना सरल होता है। एक सेल रजिस्टर लिखो, पहले तो 4-4 लिखते थे, 6-6 लिखते थे, अब तो एक सेल रजिस्टर लिखो, बाकी सब कुछ सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक है। तो क्या ये जीएसटी अपने इस स्वरूप में इतना परफेक्ट है कि बदलाव की गुंजाइश नहीं है, सुधार की? जब आपने इस प्रोग्राम की कल्पना की तो क्या आपने इतना परफेक्ट बनाया कि इसमें पूरे हॉल में एक भी कुर्सी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एक भी ये जो चेयर का आपने कवर लगाया, यही चेयर का टेढ़ा मेढ़ा है जो सामने है। वहां पे मैं एक आपको कचरे का पीस दिखा सकता हूं सामने, थोड़ी लाइट ज्यादा गुंजाइश है। देखिए, जब हम कुछ भी काम करते हैं उसमें सुधार, जिस दिन सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी तो आपका टीवी चैनल भी चलाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप क्या प्रतिक्रिया करोगे, क्या रिपोर्टिंग करोगे? फिर मेरे भी मंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर तो लोएस्ट ग्रेड जो भी 2-3 जो भी होता है उसका अफसर या कर्मचारी सरकार चला लेगा। आखिर आपको, मुझे, हम सबको जो दायित्व जिम्मेदारी मिली है वो इससे मिली है कि काम पे निगरानी रखी जाए, काम की जिम्मेदारी लोग लें, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हम देख सकें, मेरा काम ठीक है कि नहीं आप देख सकें, आप किस प्रकार से रिपोर्टिंग करती है वो जनता देख सके। अगर आपकी रिपोर्टिंग अच्छी है तो आज तक नंबर 1 चैनल बनता है। तो फिलहाल जिस दिन आप रिपोर्टिंग उल्टी सीधी करोगे तो फिर आपका भी कई दूसरे चैनल जैसा हाल होगा कि कोई देखने वाला नहीं होगा, चैनल चल रहा है। फिलहाल जिस स्वरूप में है जीएसटी, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि जो विरोध की आवाजें आ रही हैं उसमें ये होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आप कह रहे हैं सरल है, और उन चीजों को समझने के बाद समझ में आता है कि हाँ सरल है, लेकिन क्या रेट्स कम हो सकते हैं? पहली बात तो रेट कम करना ज्यादा करना ये तो जीएसटी काउंसिल ही तय करता है। तो इससे कई चीजें हैं जिसमें मुझे याद है मैंने 1-2 चीजें वित्त मंत्री से बात की थी कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन जीएसटी काउंसिल माना ही नहीं। तो देखिए, ये परिस्थिति, हमने कोई ऐसी सरकार आपने देखी है जो खुद सरकार में रहते हुए अपनी पावर्स छोड़ के राज्यों को दे दे? आज तक आप बताइए 70 साल में किसी, नॉर्मली सरकारें अब दूसरों की पावर हड़पने में लगी रहती है, जनता को त्रस्त करती है। हमने तो अपनी पावर ही जीएसटी काउंसिल को दे दी।
कम ज्यादा दोनों होने की संभावना है। जैसे अभी हार्मोनाइज सिस्टम HSN कोड के हिसाब से हर एक वस्तु पे पता चलेगा कितना टैक्स आ रहा है, कितना इनपुट क्रेडिट पास बैक हो रहा है, नेट कितनी कलेक्शन हो रही है। तो जीएसटी काउंसिल के सामने आएगा। ऐतिहासिक रेवेन्यू सबको मालूम है, वैट कितना आता था, एक्साइज कितना आता था, सर्विस टैक्स। समझो मालूम पड़ा कि ये जो कप है इस हार्मोनाइज कोड पे, HSN कोड पे पहले पूरे देश में 10,000 करोड़ रुपए आते थे कर के रूप में, अब पता चला अब सिर्फ 2,000 आ रहे हैं। तो ध्यान आएगा इसका रेट हमने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया। अगर इसमें 10,000 के बदले 40,000 आने लग गए तो ध्यान में आएगा, लगता है कुछ ज्यादा ही रेट बढ़ गया, इसको कम करने की आवश्यकता है। पर ये सब डेटा बेस्ड डिसीजंस होंगे और ये डेटा कलेक्ट करने की क्षमता इस नए सिस्टम में। तो जैसे जैसे लोग ईमानदार व्यवस्था से जुड़ के पूरा टैक्स भरेंगे और टैक्सेस की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि लोगों का अधिकार भी बनेगा। जीएसटी काउंसिल के सामने जाएं और उनसे अपील करें, भाई हमारा रेट को कम करो। अब कपड़ा बाजार वाले आए, मैंने कहा ये दो विषय मुझे ठीक लगते हैं, हम जीएसटी काउंसिल के सामने रखेंगे, पर मैं नहीं निर्णय ले सकता हूं, प्रधानमंत्री जी भी खुद नहीं निर्णय ले सकते। सिर्फ वो जीएसटी काउंसिल जिसमें हमारा एक वोट है, 29 वोट तो सब राज्य सरकारों के, जिसमें 6 कांग्रेस के भी वोट है। तो मैं समझता हूं ऐसी व्यवस्था तो शायद ही कभी इस देश में बनी होगी जिसमें केंद्र सरकार ने अपने आप को 30 में से 1 कर दिया। बिजली तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हालांकि बिजली बाहर है लेकिन कोयले पर जीएसटी। बिजली बाहर है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सभी सदस्य जीएसटी काउंसिल के जिन्होंने कोयले के ऊपर जीएसटी मात्र 5% रखा। ये दर्शाता है कि जो हमारी दृढ़ निश्चय है, हमारे जो देश का सपना है कि देश में हर घर तक 24 घंटे सस्ती बिजली, अच्छी बिजली देने का, ये पूरा होने के लिए एक और अहम फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया। इससे मैं एडवाइजरी दे रहा हूं सभी रेगुलेटर्स को कि इससे अगर कोई बिजली के दाम कम होने की संभावना हो तो उसको डिस्कॉम को पास ऑन करें, और जो डिस्कॉम्स अच्छे चल रहे हैं उसमें कंज्यूमर्स को भी पास ऑन होगा। जो डिस्कॉम्स पहले से चले आ रहे हैं जो तकलीफ में है उसका लॉस कम होगा। तो हर प्रकार से ये जनता को लाभ देगा, क्योंकि आखिर बिजली के दर बढ़ना भी एक तरीके से बोझ है। अगर इन सब चीजों से बिजली के दर कम होते हैं और डिस्कॉम का लॉस कम होता है तो बिजली के दाम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें अंदाजा है कि जब वही सवाल और जीएसटी को बार बार समझाना होता है तो उसके लिए पेशेंस भी बहुत जरूरत होती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपने अनुभव से सीखते हुए सरकार जनता को साथ बढ़ना है। बहुत धन्यवाद पेश। बहुत बहुत धन्यवाद।